स्टेट्स, हमारी सरकार, उद्योगपति कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मनीषा अरोड़ा जी, सवाल आपसे। मैम, राजस्थान फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है राजस्थान फाउंडेशन, किस तरह से काम करता है? सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान और आशीष दवे जी का आभार व्यक्त करूंगी और उनकी टीम का कि आपने काफ़ी समय पर ही ये आयोजन जो महत्वपूर्ण है वो किया। राइजिंग राजस्थान और पार्टनरशिप कॉन्क्लेव और प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसको राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से आयोजन किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आप सबका धन्यवाद। और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि राजस्थान फाउंडेशन क्या है, तो राजस्थान फाउंडेशन इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रवासी राजस्थानी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, चाहे वह देश के किसी भी राज्य में निवास करते हों या दुनिया के किसी भी देश में बसे हुए हों, उनसे और उनके होम स्टेट, उनके राजस्थान से एक कनेक्ट बनाए रखने का एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह से ब्रिज बनाते हैं मैम? चुनौतियां तो आती होंगी इसमें, ब्रिज के निर्माण में। अच्छा, तो राजस्थान फाउंडेशन का जो ऑपरेशनल मोड है वो इसके चैप्टर्स के थ्रू है। पहले 12 चैप्टर्स थे राजस्थान फाउंडेशन के, 3 तो विदेशों में जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और काठमांडू, और 9 चैप्टर्स अन्य राज्यों में थे। मैं आपको बताऊंगी चैप्टर्स क्या होते हैं। और अभी जो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव मनाया गया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि नए चैप्टर्स खोले जाएंगे ताकि जहाँ जहाँ पे भी प्रवासियों की अच्छी संख्या है उसमें हम अपना और ज़्यादा कनेक्ट बना सकें। तो उसी कड़ी में 14 नए चैप्टर्स घोषित हुए, जिसमें 9 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक। तो 12 पुराने और 14 नए, इस तरह अब 26 जगह राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू हम अपना कनेक्ट प्रवासियों से बनाते हैं। और इन 26 चैप्टर्स में 12 तो इंटरनेशनल हैं और 14 चैप्टर्स डोमेस्टिक हैं। तो हर चैप्टर में राजस्थान फाउंडेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत हर चैप्टर में एक उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन है हमारी गवर्निंग बॉडी के, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान है, और जो इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चीफ जो होते हैं, उसके चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी सर होते हैं। तो जो चैप्टर्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। और आज हमारा जो नव घोषित वन ऑफ द 14 चैप्टर्स है जर्मनी का, तो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू जर्मनी चैप्टर श्री हरगोविंद राणा जी हैपेंड टू बी इन जयपुर एंड रिक्वेस्ट पे जी की हमारे साथ कुछ प्रवासी राजस्थानी, कुणाल जैन जी भी सामने बैठे हैं, ये लोग जुड़े। तो ये जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाते हैं चैप्टर्स के, तो ये अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं जिसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनके ट्रेजरर होते हैं, तो और भी काफ़ी ये लोग अपने पूरा टीम बना लेते हैं। और ये टीम जो है, एक नॉमिनेटेड टीम जो है, ये राज्य सरकार की जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, जो प्रवासियों के लिए योजनाएं हैं, इन चैप्टर्स के माध्यम से, आपका बहुत ही वाजिब सवाल था, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड। लोग समझते हैं कि प्रवासी राजस्थानी मतलब कि जो विदेशों में ही बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो राजस्थानी राजस्थान से निकलकर कहीं पे भी बसा हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, वो प्रवासी राजस्थानी कहलाता है। और राजस्थान फाउंडेशन अपने इन चैप्टर्स के थ्रू सरकार और उन प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कनेक्ट बनाने का काम करता है, सेतु बनाने का काम करता है। मैं फिर से आऊँगा मैडम आपके पास। महेंद्र मिश्रा जी, माइक ऑन है सर। एमएसएमई को लेकर बात करेंगे सर, माइक ऑन है। एमएसएमई को लेकर आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। एमएसएमई राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, किस तरह से आप इसे देखते हैं, और अगर औद्योगिक विकास की राह में अगर एमएसएमई की बात करें तो कितना ज़रूरी हो जाता है? जी, सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान को
बधाई देना चाहूँगा। अभी जब चर्चा चल रही थी तो आपने बताया कि राजस्थान में जी न्यूज़ का 58% शेयर स्टेक होल्डर है और शेयर है, तो ये बात अब समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि इतना जैसे आज का ये विषय लिया है, ऐसे ज्वलंत विषय आप समय समय पर उठाते रहते हैं और राजस्थान की जनता से जुड़ते रहते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आप जनता की नब्ज को समझते हैं और उसको माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बात चल रही है राइजिंग राजस्थान की, तो मैं एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा। राइजिंग राजस्थान के जो इवेंट हुआ था उसमें तीसरे दिन का इवेंट हुआ, उसके लिए लघु उद्योग भारती को नोडल एजेंसी बनाया गया था और उसकी तरफ से मैं उस कार्यक्रम का कन्वीनर था। इस तरीके से कहूँ तो राइजिंग राजस्थान से लघु उद्योग भारती का नाता उसी दिन हो गया था जिस दिन ये इवेंट हुआ था। मेरा विषय सूक्ष्म और लघु उद्योग से संबंधित है, तो आपने जो आज का विषय रखा है अवसर और चुनौतियाँ, तो इसमें मेरा एक निवेदन और था कि इसमें लास्ट में एक लाइन और जोड़ देते, समाधान। क्योंकि मैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और जो सरकार के से उनकी सुविधाजनक बात, उनकी नीतियों को पहुंचाने का काम भी आप लोग करते हैं, और जो इस तरह से संवाद के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से या स्टेक होल्डर के माध्यम से जो बात या समाधान आते हैं, वो समाधान समय से पूरे हैं या नहीं है, या किस स्तर पर है, उसको उठाने के लिए भी आपका बड़ा रोल है। तो ये एक पूरा समाधान अगर इसमें और आगे से जोड़ देते और उसका करते तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता। जैसे एक सर्कल आपने ऊपर चला रखा है, अभी दो समानांतर लाइनें हैं, ये समानांतर लाइनें सर्कल में बन जाती और हम एक लक्ष्य की तरफ पहुंचते। देखिए, औद्योगिक विकास की जहाँ पर परिदृश्य और बात आ रही है, तो ये तो तय है कि भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब उसने ये तय कर लिया है कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था जल्दी ही बनानी है, तो ये बनेगा। इस बनने की प्रक्रिया के अंदर चूँकि सभी राज्यों का योगदान रहेगा और राजस्थान उसमें कहाँ है और कहाँ रहेगा, ये तय करने के लिए अभी जो हमारे पूर्व में सरकार बैठी हुई थी, उद्योगपति बैठे हुए हैं, मीडिया बैठे हुए हैं, और एक तंत्र के लिए मैं कहूँगा मैडम हमारे साथ में बैठी है। अगर इन चारों की कदम ताल एक साथ में रहेगी, एक दिशा में रहेगी, तो हम उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना एम्प्लॉयमेंट वाला जो पोर्शन है, जो हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान नहीं है। आज हिंदुस्तान को या राजस्थान को हम बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश है, परंतु मैं आपको थोड़ा ही अतीत में जब लेकर के जाऊं और आपको बताना चाहूं, तो हमारा जब गौरव काल था उस समय ये कृषि प्रधान देश नहीं, उद्योग प्रधान देश था। तो एक बात तो तय है कि जब वापस ये अगर उद्योग प्रधान देश बन जाएगा तो गौरव की प्राप्त कर लेगा।